हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है सोशल सिक्योरिटीज पर टॉप 100 क्वेश्चंस की, तो उसका एक नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आया हूं। सॉरी फॉर दी लास्ट पार्ट, उसमें मैंने बोल दिया था फिफ्थ पार्ट है, दैट वाज द पार्ट थर्ड एंड ये पार्ट हमारा फोर्थ होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले जैसा कि एक सेकेंड, सो यस, हाँ, अभी क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, विजिबल है, आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। एंड देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कीवर्ड हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, किसके बारे में है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, अभी ना आपने जब देखा होगा सीएससी का पेपर देखा हो तो उसमें जननी सुरक्षा प्रोग्राम के बारे में भी पूछा गया है। तो मतलब वो बहुत बहुत बैकडेटेड क्वेश्चन भी उठा रहे हैं स्कीम्स, प्राइमरीली जो रिलेटेड है वुमेन से या चिल्ड्रन से या हेल्थ से। तो इसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। ये भी काफी पुरानी स्कीम है, तो पुरानी है, डेफिनेटली करेक्ट पूछा है और 2003 में आया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, दूसरे में लिखा है इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपको कोई भी स्कीम पढ़ते समय ये वर्ड याद रखना है कि वो स्कीम सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। तो यहां पर जो ये लिखा है यहां पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ऐसा नहीं है, ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तीसरा लिखा है द एम इज टू एड्रेस इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्सरी। देखिए, जो हॉस्पिटल केयर होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स में होता है, क्विनरी भी होता है, कहीं कहीं पे 4 टाइप भी बोल देते हैं, लेकिन आप अगर क्लासिकल टाइप्स देखोगे तो 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में जो डॉक्टर्स होते हैं, हालांकि जो अप्रेंटिस होते हैं, जो अभी नए नए बने हैं और थोड़ा बहुत केसेस जानते हैं कि कैसे हैंडल करना है, नॉर्मल से फीवर, जुकाम, बुखार, तो वो प्राइमरी केयर में आ जाता है। सेकेंडरी केयर थोड़ा स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ता है और जो टर्सरी होता है वो काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ होता है। काफी बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होती है, वहां पर मशीन से ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, तो उसको टर्सरी केयर बोलते हैं। तो डेफिनेटली थर्ड जो स्टेटमेंट है वो एकदम यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है, थर्ड स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। और इसके साथ ही याद रखना है कि इस स्कीम में बात की गई थी 22 एम्स बनाने की। ठीक है, 22 एम्स बनाने की बात की गई थी इस स्कीम्स के अंडर। एम्स को आप जानते हैं कि जो एम्स होते हैं वहां पर हर तरह के जो स्पेशलाइजेशन, जो टूल्स वगैरह होते हैं, मशीन्स वगैरह होती है, वो अवेलेबल होती हैं। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि टर्सरी केयर 22 एम्स, तो ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हाँ, अब आप बात करेंगे तो ये जो स्कीम है इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद सोशल सिक्योरिटी, बट यस, अगर आप सोचो कि इकोनॉमी में अच्छा खासा सब चल रहा हो, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही हो, तो डेफिनेटली वहां पर जो लेबर होगी उस पर जो एम्प्लॉयर होगा वो ध्यान देगा। सरकार जो कि तरह तरह की सब्सिडीज देगी, वेलफेयर प्रोग्राम चलाएगी। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव था ये क्या था, आत्मनिर्भर भारत को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए था, ताकि हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उनको बढ़ा सके। ठीक है, तो ये कब आई थी, ये आई थी मार्च, ठीक है, मार्च 2020 में। और बेसिकली उस समय इसमें कितनी थी, 3 स्कीम्स, 3 अलग अलग टाइप्स की बात की गई थी कि 3 अलग अलग जो क्षेत्र होंगे, एरिया होंगे, सेक्टर होंगे, उस पर हम जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर क्या देंगे, सब्सिडी देंगे किसी तरह से। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयर है, कोई इंडस्ट्री है जो कि इंपोर्ट का काम करती है, सामान मंगाती है, रॉ मटेरियल मंगाती है, उसको प्रोसेस करती है, देन एक्सपोर्ट करती है। तो इंपोर्ट करने पर जो उन पर जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं, जो अलग अलग बैरियर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट महंगा हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप मतलब इसमें काफी सारे ना क्लॉज थे कि आप इतना अगर माल मंगाते हो, आइटम्स मंगाते हो, उसके बाद इतने क्वांटिटी का अगर आइटम एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इतनी इतनी छूटें मिलेंगी। हम उस टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, सीधी सी बात थी कि हाँ, कुछ आप अगर भेजोगे बाहर, एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देगी, कुछ टैक्स बेनिफिट देगी, इस वजह से इसका नाम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम था। अब इसका फेज 1 में टोटल 13 ऐसे सेक्टर चुने गए थे जिसको क्या किया गया था, अलग से सब्सिडी वगैरह दी गई थी। अगर आप बात करते हैं कि जो 2.0 है ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो हाँ, ये डायरेक्टली आप इसको देख लोगे कि आईटी हार्डवेयर सेक्टर से रिलेटेड है। और एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, इसका ये नतीजा निकला है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चर है, ठीक है, इंडिया जो है, ठीक है, वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है कौन, इंडिया। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है
कि इस समय मतलब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, तो मोबाइल अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाएगी तो इंडिया वहां पर सेकंड लार्जेस्ट क्या बन गया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर अपना। Who among the following said employee welfare means anything done for the comfort and improvement intellectual or social of the employees over and above the wages paid which is not a necessity of the industry। अभी देखिए ऐसे स्टेटमेंट अगर आते हैं, आपने बहुत सारी बुक्स अगर पढ़ रखी है बेसिकली ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहां से ये जो इस तरह के पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे स्टेटमेंट देकर कि इनमें वो अमंग द फॉलोइंग हैड सेड, किनने कहा था। ठीक है, ऐसी अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है, सिंपली अगर आपने पूरी पढ़ रखी है, आपको कोई कीवर्ड याद है, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन को इजीली आप ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि 100% तो कट ऑफ नहीं जाने वाली है भाई। आप अगर कोई भी पेपर यूपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देखोगे, कोई भी एग्जाम ही देखोगे, तो उस एग्जाम की अगर मैक्सिमम कट ऑफ देखोगे तो 68% क्रॉस नहीं होती है। अगर आप इसको 70 भी मान लोगे तो 30% फिर भी आपके पास स्कोप है कि आप 30% की जगह 25% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ड्रॉप कर सकते हो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर तो देखिए जैसे मुझे पता है, मैंने ही बनाया, तो इन्होंने टोड ने कहा था ये जो स्टेटमेंट लिखी है, पर पेपर में, एक्चुअल पेपर में इतना सब कुछ याद रखना, इतनी सारी स्कीम्स, ये इतनी सारी जो डेफिनेशन याद रखना नॉट पॉसिबल। तो आप वहां पर सीधे इस क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए, छोड़ दीजिए, उसी में भलाई है भाई। आगे देखते हैं। This theory recognizes that voluntary measures and goodwill alone may not be sufficient to ensure adequate labor welfare and that our regulatory framework is necessary to enforce compliance। भाई ये कौन सी थ्योरी है जो ऐसी बातें करती है कि जो हमारे पास रेगुलेशन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेसिक जो 7 थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी कहते हैं उसको, सोशल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड, पुलिसिंग थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी, फिलैंथ्रोपिक हो गया, पैटर्नलिस्टिक हो गया, जिसको हम ट्रस्टीशिप भी कहते हैं, पैटर्नलिस्टिक को हम ट्रस्टीशिप भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ट्रस्टीशिप थ्योरी भी है, रिलीजियस थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी एंड फंक्शनल थ्योरी। तो यहाँ पर पुलिसिंग थ्योरी में याद रखना है कि जो एम्प्लॉय होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेल्फिश होता है। एम्प्लॉयर जो होता है वो सेल्फिश होता है और वो ऐसे ही लेबर के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगा। तो भाई क्या करना है, तो हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे और उसे फोर्स करना पड़ेगा कि आपको लेबर के वेलफेयर के बारे में सोचना है। जैसे पुलिस करती है क्रिमिनल्स के साथ, वैसे ही इस थ्योरी में एम्प्लॉयड के साथ किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं और उसे फोर्स किया जाता है कि आपको लेबर वेलफेयर क्या करना है, इंश्योर करना है। तो पहला वाला ही हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं फिलैंथ्रोपिक थ्योरी की। तो इसमें सीधी सी बात की जाती है कि इंसान की भलाई अगर करेंगे, ठीक है, अच्छा करेंगे उसके साथ, तो भाई अच्छा होगा, सब पूरा मतलब सब जगह पूरे सोसाइटी में खुशहाली रहेगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच या ट्रस्टीशिप अप्रोच जो महात्मा गांधी ने भी दी थी, उसमें क्या बोला गया था, जो एम्प्लॉयर होता है वो बेसिकली वेल्थ का क्या होता है, ट्रस्टी होता है, उसको लेबर्स की वेलफेयर के लिए वो पैसा खर्च करना चाहिए। ठीक है, और यहां पर यह बात भी होती है कि जो लेबर होते हैं वो अपना उतने अच्छी तरीके से वेल्थ को मैनेज नहीं कर सकते, इस वजह से जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयज के बेसिस पर या एम्प्लॉय के लिए जो पैसा है उसको क्या करेगा, अलग अलग इंडस्ट्री में लगाएगा, थोड़ा पैसा बढ़ाएगा और फिर उससे लेबर वेलफेयर क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिलीजियस थ्योरी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रिलीजियस थ्योरी कहती है कि अगर आज आप अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा करोगे तो आपकी फैक्ट्री है, जो आपकी इंडस्ट्री है, उसके साथ भी क्या होगा, अच्छा होगा। पब्लिक रिलेशन थ्योरी, भाई पब्लिक रिलेशन थ्योरी क्या कहती है, पब्लिक रिलेशन थ्योरी में यह है, सीधी सी बात है कि अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो एक गुडविल जनरेट होगी और वो गुडविल आपके इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, उसको ग्रोथ दिलाएगी। फंक्शनल थ्योरी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें बोला जाता है कि अगर आप अपने लेबर को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे, उसका मेंटली फिजिकली ध्यान रखोगे, हेल्थ के लिए उसके प्रोविजंस करोगे, कैंटीन हो गया, मेडिकल एड हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इन सब की व्यवस्था करके उसको दोगे ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो क्या होगा, उसके अंदर वो एक प्रोडक्टिव लेबर बन पाएगा और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली आपकी ही जो होगी कंपनी की ग्रोथ होगी। तो फंक्शनल थ्योरी में ये बात होती है। तो फिलहाल 34 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर सीधे सीधे हो जाता है पुलिसिंग थ्योरी। ठीक है, अभी बढ़ते हैं 35। हाउ मैनी, अब यहां पर कीवर्ड देखिए कितने बोला गया, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट क्या है,
इनकरेक्ट है, याद रखिए भाई, इनकरेक्ट पूछा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम वाज टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट चाइल्ड लेबर। देखिए चाइल्ड लेबर स्कीम भी कुछ ऐसी है और बात बेसिक हो रहा है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट सही है तो ऑल ऑफ देम तो हो नहीं सकता है। तो यहां तो इतना बात क्लियर। अंडर द एनसीएलपी स्कीम वर्किंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 18 years आर रेस्क्यूड, withdrawn from the work and enrolled in the national child labor project special training center। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अभी इसमें कंफर्म नहीं है। now it has been subsumed merged with the समग्र शिक्षा अभियान। अभी देखिए ऐसा क्योंकि ये बहुत पुराना है, ठीक है, तो अगर आपको याद है ये स्कीम तो अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं याद है तो ऐसे क्वेश्चन को तो भाई सिंपली छोड़ देने में ही भलाई है। अगर अटेम्प्ट करने जाओगे तो नेगेटिव मार्क्स हो सकते हैं। अभी आप देखिए यहां पर, देखिए थोड़ा सा ये है कि 9 to 18 क्या होता है भाई। हम अगर डीपीएसपी की बात करें, कॉमन सेंस थोड़ा सा, अगर यहां पर आप थोड़ा अंदर घुसोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करोगे तो वहां पर बात की जाती है 9 to 14 ईयर्स, ठीक है, 14 ईयर्स तक। 14 ईयर के ऊपर अगर कोई बच्चा अपने घर में काम कर रहा है या कहीं काम कर रहा है तो उसे फिर उतना हमारा जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी इसकी आजादी देता है कि भाई इतना तो कर ही सकता है। तो 9 to 14 की बात है, यानी ये स्टेटमेंट हमें यहां पर क्या लग रही है, गलत लग रही है। यानी एटलीस्ट वन तो ठीक है, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो है तो जो हमारा आंसर हो सकता है। तीसरा अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अभी उसे समग्र शिक्षा अभियान के साथ सबस्यूम कर दिया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चला रही है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल चाइल्ड लेबर जो हमारा एक्ट है, जो ये नेशनल चाइल्ड लेबर जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है। 9 to 14 वालों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद देन उन्हें जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसमें इंटरलिंक्ड किया जाता है। बट अगर बच्चा 5 से 8 साल का है, ठीक है, 5 to 8 years ओल्ड है, तो उसे क्या किया जाता है, डायरेक्टली इंटरलिंक्ड कर दिया जाता है। डायरेक्टली इंटरलिंक लिंक्ड कर दिया जाता है किसके साथ, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ, ठीक है। मेन स्ट्रीम जो हमारी एजुकेशन होती है, मेन स्ट्रीम जो हमारी एजुकेशन होती है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन, उसके साथ उसे क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, शायद मतलब स्टेटमेंट में डाल दे, पीआईबी में आया था कि महाराष्ट्र का कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र का कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है या ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं जहां पर ये जो प्रोजेक्ट है वो इंप्लीमेंट हो रहा हो, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। अभी जो ऑल इंडिया यूपीएससी का जो ईपीएफओ का जो टेस्ट है 19 आप मिड 19 से 19 जो जून है वहां पर कंडक्ट होने वाला है एग्जाम्बी की वेबसाइट पर। आप इसको दीजिए, यहां पर आपको रियल टाइम जैसे कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्वेश्चंस के आपको पेपर में कैसे क्वेश्चंस दिख सकते हैं, कोई ऐसा कोर टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट सेक्शन जो अभी अधूरा रह गया है, आप पेपर देंगे आपको समझ में आएगा, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बेसिस पर लास्ट 10 डेज में आप एक होलिस्टिक की मुझे ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए, समझ में आएगा, ठीक है। तो आप वहां पर समझ सकते हो बेसिकली कि अभी भी कुछ अगर पॉइंट ऐसे रह गए हैं जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कुछ पढ़ने हैं, तो बेसिकली आप इस टेस्ट को दीजिए जिससे आपको ये सब आइडिया मिल सके, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका क्या है, मिड 19 से स्टार्ट होगा, मिड 20 तक रहेगा, जून की बात हो रही है यहाँ पे, और ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। गूगल शीट का, गूगल फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज एनरोल कीजिए ताकि आपको एक रियल टाइम जो टाइम मैनेजमेंट है और रियल टाइम एनालिसिस है वो सब आपको मिल सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। अब यहां पर ध्यान रखिए कि ये कौन सी स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम भाई, 1978 की बात करा और पूछा क्या गया, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा गया है। तो ये कब आई थी, 1978 में आई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, क्या है भाई आपको बताना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देन हमें क्या बात करनी है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिवैम्प्ड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान फॉर स्कीम रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी देखिए जनरल सी बात की गई, देखिए यूपीएससी ना बेसिकली डेट के साथ उतना छेड़छाड़ नहीं करता, वो डेट को बेसिकली सही ही रखता है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये सही है, फिर हम मान लेते हैं कि उसने इसको रिवैम्प्ड, वापस से इसको उठाने, रिवैम्प्ड का देखिए क्या मतलब होता है, पुनरुत्थान करना, ठीक है, पुनरुत्थान करना। पुनरुत्थान मतलब किसी चीज को वापस से
लाइमलाइट में लाना, प्रकाश में लाना, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट मान लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिहेबिलिटेशन इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये हो सकता है? तो भाई बेसिकली ये भी यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है। थोड़ी सी जानकारी याद रखिएगा कि इसमें क्या किया जाता है, जो ऐसे लोग हैं जो फोर्स लेबर वगैरह में लगे हुए थे उनको बचाया जाता है। देन क्या किया जाता है, 1 लाख तक का पैसा दिया जाता है, असिस्टेंट दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मेल अडल्ट को, ठीक है। मेल अडल्ट अगर निकला है, पकड़ के उसको बाहर निकाला गया ऐसी चाहे उससे फोर्स लेबर से, तो उसको 1 लाख दिया जाता है। 2 लाख दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी के जो लोग होते हैं। स्पेशल कैटेगरी कौन होती है भाई? वुमन है ना। कौन होती है? चिल्ड्रन। कौन होते हैं? मतलब चिल्ड्रन, ठीक है। देन 3 लाख असिस्टेंस दिया जाता है। 3 लाख दिया जाता है। किसको दिया जाता है? 3 लाख दिया जाता है जो कि बड़े ही मतलब डेंजरस टाइप के या फिर बहुत ही ज्यादा जहां पर उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वैसे केसेस में जो फोर्स लेबर में लगे होते हैं, जैसे होता क्या है, सेक्स वर्कर्स जो होते हैं वगैरह वगैरह, तो उनको वहां से निकाला जाता है और उनको 3 लाख तक का सोशल असिस्टेंस, जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ट्रांसजेंडर वुमन हो गए या फिर चिल्ड्रन, बच्चे वगैरह हो गए, तो उनको भी 3 लाख दिया जाता है। पर ये थोड़ा सा बहुत ही डेंजरस टाइप के जो फोर्स लेबर में लगे हैं उनके लिए है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें स्टेटमेंट आपको दे रखी गई है। तो ये हमारा 37 क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एज यूजुअल। जैसा कि 37 मतलब 7 नंबर का जो क्वेश्चन होता है मैं ड्रॉप कर देता हूं, प्लीज इसको पढ़िए और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ईपीएफओ का जो हमारा एपीएफसी का ईपीएफओ का जो कोर्स है, ठीक है, जो चल रहा है अभी, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको जो है शॉर्ट नोट्स मिलेंगे 50% फास्टर, आप उसको तुरंत पढ़ सकते, मतलब बहुत जल्दी से पढ़कर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। छोटे छोटे क्रिस्प एकदम नोट्स हैं, टू द पॉइंट। उसके साथ ही मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एपीएफसी के अलग हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अकाउंट्स ऑफिसर के अलग हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही एक अलग कोर्स हमारा चल रहा है एसएसए का, ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर विक्रम सर, अश्विनी सर हो गए, नेहा मैम हो गई, ठीक है, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करा रहे हैं, तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पर। 38 नंबर, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ओल्ड एज प्रोटेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन स्कीम 2019 में ऐसी 2-3 स्कीम्स स्टार्ट की गई थी, किसान मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, लघु व्यापारी मानधन योजना, ऐसे करके ना, तो तीनों, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ क्वार्टरली पेंशन ऑफ ₹3000 आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60, अटेनिंग दी, हाँ 60 साल के बाद तो दी जाती है, बट इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, ये क्वार्टरली बेसिस पर नहीं मिलता है, इट प्रोवाइड्स ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, ये याद रखना है, इसको मंथली बेसिस पे दिया जाता है। 15,000 तक के जो जिनकी 15,000 या उससे कम इनकम है, हाँ उनके लिए है, ये ठीक है। 18 से 40 के बीच होना चाहिए एज, जैसे जैसे ज्यादा होगी तो जो आपको कंट्रीब्यूशन करना है वो भी ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। अब मेंबर ऑफ ईपीएफओ, एएसआईसी, एनपीएस कैन नॉट ज्वाइन, बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर इनमें से किसी भी स्कीम में आप इनरोल्ड हैं तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये मिनिस्ट्री कौन है भाई? ये मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट, आपको लेबर एंड एम्पावरमेंट होगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया था। बढ़ते आगे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई श्रम पोर्टल, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस पर तो बहुत सारा पीआईबी में भी हल्ला मचा हुआ था कि 50 करोड़ लोगों को इनरोल करना है ऐसे ऐसे करके। तो क्या है बेसिकली, टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ चाइल्ड लेबर, नहीं भाई, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ पेमेंट ऑफ मनरेगा वर्कर्स, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वो भी सबको, एक्सट्रीम है बिल्कुल भाई, सबको तो एम्प्लॉयमेंट वैसे भी नहीं दी जा सकती है। टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा यहां पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनकरेक्ट की बात की गई है। किसके बारे में है? तो है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिनांस से इसका क्या लेना देना भाई? ट्रेडर्स नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत होगी यहां पर, सीधे सीधे ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा।
फिनांस इसका कोई लेना देना नहीं है, किससे होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से होगा, ठीक है। इट्स अ वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ठीक है, करेक्ट है। द ट्रेडर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years विद एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 1.5, ये पॉइंट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कितने करोड़ से कम लोग जो कितने करोड़ से कम टर्नओवर के जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वही इसमें शामिल हो सकते हैं। तो 1.5 करोड़ है वो, याद रखिएगा। इससे बड़ा अमाउंट लिखते 2 करोड़ 2.5 करोड़, फिर गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। आफ्टर द अटेनिंग ऑफ द एज 60 ईयर, ठीक है, साथ में जितनी भी स्कीम है उसमें 60 साल का होने के बाद ही बेसिकली 60 जो होता है उसको पार होने के बाद ही पेंशन वगैरह मिलती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अधिकतर ध्यान रखिएगा जो पेंशन होती है उसमें क्या होता है कि जो स्पाउस होती है, जो वाइफ होती है या वाइफ है तो उसका पति जो भी होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर एक ने पेंशन ले रखी है, ठीक है, मतलब एक ने इस स्कीम को इनरोल कर रखा है, तो उसके मरने पर जो अदर पार्टी होगी, दूसरी पार्टी होगी, ठीक है, उसका स्पाउस होगा, जो भी होगा, पति पत्नी जो भी होगा, उसको 50% मतलब पेंशन का 50% पैसा मिलेगा। और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पूरा का पूरा जो अमाउंट उसने जमा किया होता है 20 सालों में, ठीक है, या 25 साल 30 साल जितने भी साल उसने जमा किया होता है, तो पूरा का पूरा पैसा उठाकर क्या करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। तो ये हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस, मतलब टॉप 10 क्वेश्चंस थे। ये पार्ट 4 था सोशल सिक्योरिटी का जो आपने अभी किया है यहाँ पर। तो ऐसे ही और पार्ट आने हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस होने हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, जानकारियां पसंद आ रही हैं जो आपको लगता है पेपर के लिए रेलेवेंट है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर देना है। तो मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।